हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है बच्चों। बच्चों, इसके पहले हम बात कर रहे थे विलियन, और उसमें बात करा था हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी विलियन का आवर्तन गुणधर्म क्या होता है। हमने वो चारों प्रकार देख लिया था। उस चार में परासरण दाब था, वाष्प दाब में अपनमन था, क्वथनांक में उन्नयन था, हिमांक में अवनमन। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रश्न, और उसके साथ साथ वॉन हाफ गुणांक क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसमें लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटा सा फील, बच्चों आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर दबा लिया करो। और साथ ही साथ बच्चों आप लोग जब एक वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको इसका कुछ लाभ मिलने वाला है। आधा अधूरा वीडियो देखने में कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग कुछ पहले प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न की सहायता से पहुँचेंगे वॉन हाफ गुणांक तक। तो जैसे मेरे पास एक प्रश्न पहले दे रखा है बच्चों, आपके लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है। बोला है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, वो आपको दे रखा है 0.50 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। पूछ रहा है पहले आपसे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होगा। अगर वाटर के लिए बोल रखा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसके लिए जल के लिए दे रखा है 0.5 यानी आधा डिग्री पर मोलर रखा है, इसका मतलब क्या है। अगर वाई पूछा जाए आपसे कि बताइए इसका क्या मतलब होगा, तो इस पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा विलियन जो एक मोलर होगा, तब क्या होगा, एक ऐसा विलियन बनाएंगे जिसकी मोलरिटी कितना होगी, 1 होगी। उस कंडीशन में उस विलियन में कितने का, तो आधा डिग्री का एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। इसका मतलब ये होता है 0.50 में, इसलिए कि हम लोग हमें बोलने में आसानी है आधा डिग्री। और हमको क्या करना है कि जल में कोई एक ऐसा वेले घोल कर जो बनना है सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो उसका टेम्परेचर होगा वो 0.5 डिग्री रेस कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आधा डिग्री बढ़ जाएगा। हमको पता है शुद्ध विलायक का यानी शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। और जब बनाएंगे सोल्यूशन और उसकी अगर मोलरिटी 1 हो गई, इस प्रकार बनाना है कि उसकी मोलरिटी 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में उस विलियन का जो क्वथनांक होगा वो आधा डिग्री बढ़ जाएगा। चलिए इसी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है कि अगर जल के लिए इतना ही हो के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या हिंदी में मोलर उन्नयन स्थिरांक, अगर वैल्यू इतनी हो तो उस कंडीशन बोल रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 6 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का बोला है सॉल्यूशन, उसका कितना होगा। मतलब एक विलियन है, किसका है, तो ग्लूकोज का विलियन है जो 6 मोलर है, यानी उसकी मोलरिटी 6 है। तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना होगा बताना है। और ध्यान रहे केवी में क्या रखा है 0.5। तो आपको सिंपल से पता है कि ग्लूकोज वगैरह में कोई भी डिसोसिएशन वगैरह नहीं होता है, मतलब वो जल में घुलने पर कोई आयन ब्रेक नहीं होगा। और जब आयन ब्रेक नहीं होगा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि डेल्टा टी बी इक्वल क्या था आपका, के बी था, और इनटू में क्या था, मोलरिटी था, ये था ना। और के बी वैल्यू दिया 0.50 दिया हुआ है, और मोलरिटी आपको दे रखा है 6, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 पंजा 30, यानी कितना जाएगा 3.0। मतलब क्या होगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन हो जाएगा 3 डिग्री का। ठीक, आराम से निकाल सकते हो। अगर यही प्रश्न बोलता अगर आपसे क्या बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 6 मोलर, अगर यूरिया बोलता यूरिया सोल्यूशन बोलता था क्या होता, तो भी इतना ही होता, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है
कि यूरिया हो चाहे ग्लूकोज हो उसका डिसोसिएशन वगैरह नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ भी मोलरिटी 6 दिया रखा है उस केस में भी, और के भी दिया 50 0.5 डिग्री सेल्सियस, रख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 वहाँ भी आएगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में अगर आपसे कहता, क्या कहता कि बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कीजिए एलिवेशन 6 मोल के लिए, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, ग्लूकोज था फिर यूरिया था, अब की बार अगर NaCl बोल दिया जाए NaCl सॉल्यूशन, तो क्या वैल्यू सेम होगी बच्चों? तो आंसर नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज कैसा कंपाउंड था, सहसंयोजक, उसको जब जल में घोल रहे थे तो किसी प्रकार का आयन में ब्रेक नहीं होगा, इस खातिर क्या होगा, वैल्यू आपका 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, NaCl दिया, अगर NaCl नमक को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे घोलेंगे तो उसमें क्या होगा, NaCl ब्रेक हो जाएगा। कितने में? तो 2 आयन में, Na+ और Cl- में। तो हमने सोचा था कि जो 6 मोलर है, यानी 6 मोल है NaCl का, वास्तव में पानी में जाने में क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा। और जब 12 मोल हो जाएगा तो 6 मोल रखकर आंसर निकालेंगे तो 3 आएगा, तो गलत आंसर देगा हमको। तो हमने क्या देखा, अगर कोई एक ऐसा हम विलेय ले लें, कोई ऐसा कह रहे हैं सॉल्यूट ले लें जो कि अपने आयन में ब्रेक होता हो, जो कि डिसोसिएट होता हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे अगर हम नमक की बात करें तो उनको निकालना है डेल्टा टी भी, तो क्या करेंगे, आपका के बी था फॉर्मूले में, तो के बी 0.5 इंटू में मोलरिटी था 6 आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन तो सही नहीं होगा, क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि NaCl Na+ और Cl- ब्रेक हो जाता है, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे? तो मतलब कुल मिला जुला क्या देखा हम लोगों ने कि अब हमको जो फॉर्मूला है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई क्या है, ये 2, किसके लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि वाटर में जाने पर डिसोसिएट हो जाता हो। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला तब बन जाएगा एक नया, वहाँ क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू में मोलैरिटी इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आई। ये आई क्या है, ये आपका जो आई है, ये आई क्या है, ये आपका आई बॉन्ड हाफ फैक्टर है। क्या है, बॉन्ड हाफ फैक्टर, यानी बॉन्ड हाफ गुणांक, ये आई। इसका मतलब कुल मिला जुलाकर कि जब भी नॉर्मल कंडीशन रहेगा, नॉर्मल कंडीशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूट होगा, एक ऐसा विलेय होगा जो पानी में जाने पर डिसोसिएट वगैरह ना होता हो, तब तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों देखे थे फॉर्मूला, परासरण दाब का, वाष्प दाब में अवनमन का, हिमांक में अवनमन का, फिर क्वथनांक में उन्नयन का, चारों का फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अगर ऐसा विलेय हो, ऐसा सॉल्यूट हो जो जल में जाने पर डिसोसिएट कर जाता हो, 2 प्रकार के आयनों में, 3 प्रकार के आयनों में, 4 प्रकार के आयनों में टूट जाता हो, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आपका थोड़ा सा बदल जाएगा, उसमें आई का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम बच्चों हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। जैसे देखिए आगे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या क्या होगा। फॉर्मूला आगे देख लेते हैं। अगर याद होगा बच्चों तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखा था, परासरण दाब का फॉर्मूला देखा था, P इक्वल टू क्या था, CRT था। इसमें I का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन I का मल्टीप्लाई कब होगा, जब ऐसा क्या होगा, ऐसा सॉल्यूट होगा, ऐसा विलेय होगा जो डिसोसिएट होता है 2 प्रकार के आयनों में, तभी हो सकता है। उसी तरह एक और देखा था वाष्प दाब में अवनमन, उसका फॉर्मूला था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल क्या था, N अपॉन में N था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी आपको I से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तीसरा देखे थे क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ आपका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल क्या था, के बी था इंटू में मोलैरिटी था, मोलैरिटी इंटू में आई भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आई का फैक्टर आ जा रहा है। कब आई का फैक्टर होगा, जब डिसोसिएट होगा मॉलिक्यूल्स तब, और नहीं होगा नॉर्मल केस में तो हर जगह आई की वैल्यू 1 रखेंगे, आपका फॉर्मूला सेम हो जाएगा। और एक लास्ट फोर्थ फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन, तो वहाँ क्या था फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल क्या था आपका, के एफ इंटू में मोलैरिटी इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका भी आई हो जाएगा। तो हर जगह देखो बच्चों क्या आ रहा है, हर जगह आपका आई का जो फैक्टर हो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक बच्चों वाइवा में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये जैसे मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, कैसा है, 2 सॉल्यूशन है,
एक मान लेते सोल्यूशन आपका S1 है और एक सोल्यूशन S2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक सोल्यूशन S1 है, एक सोल्यूशन S2 है। सोल्यूशन S1 की बात की जाए तो यहाँ बोलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ बोलेगा 4 मोल यानी 4 मोल क्या हो, ग्लूकोज का हो। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 घुला हुआ कितने में, तो इन 1 kg वाटर, क्या होगा, इन 1 kg ऑफ वाटर होगा, 1 kg H2O, ठीक है। एक दूसरा एक सोल्यूशन है, वहाँ क्या बोल रहा है, तो वहाँ पूरा चीज सेम बोल रहा है, बस अंतर क्या है, वहाँ हमसे बोलेगा 2 मोल यानी 2 मोल ग्लूकोज का रहेगा इन हाफ के जी, इन क्या होगा, इन हाफ के जी H2O। तब बोल रहा है क्या इस दोनों सोल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई कीजिए, क्या कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, व्याख्या कीजिए। दो सोल्यूशन हमारे पास है, एक सोल्यूशन में बेले 4 मोल ग्लूकोज है 1 किलोग्राम जल में, दूसरा सोल्यूशन है 2 मोल ग्लूकोज है आधा किलोग्राम जल में। तो बोल रहा है कि दोनों सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों तो ग्लूकोज है, ठीक है। तो आप लोग क्या आंसर होगा, आप लोग का आंसर हो सकता है कि भाई यहाँ भी ग्लूकोज है, यहाँ भी ग्लूकोज है, यहाँ मात्रा ज़्यादा है, यहाँ मात्रा कम है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। तो सिंपल से कह देंगे कि भाई इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब इसका पराशर दाब ज़्यादा होगा, इसका वाष्प दाब में अवनमन ज़्यादा होगा, क्वथनांक उन्नयन ज़्यादा होगा, हिमांक अवनमन ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, हमने स्टार्टिंग बताया था। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना ये भी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। केवल सॉल्वेंट को देखकर हम लोग आंसर दे देंगे ये सही नहीं होगा। तो दोनों कंसंट्रेशन देखिए, अगर यहाँ निकालेंगे कंसंट्रेशन या मोलैलिटी निकालेंगे तो यहाँ मोलैलिटी कितना आएगा, मोलैलिटी दिखाते हैं स्मॉल m से, कितना होगा 4 मोल है तो 4 लग दीजिए, कितने में, तो 1 kg में, तो कितना जाएगा 4 मोल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ निकालेंगे, अगर आप लोग मोलैलिटी निकालेंगे तो मोलैलिटी दिखाते हैं m से, यहाँ पर कितने मोल हैं, अगर याद होगा आपको फॉर्मूला मोलैलिटी का, तो ऊपर मोलों की संख्या था, नीचे क्या था, नीचे विलायक की मात्रा यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, तो ऊपर मोल रख दिया और बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ भी मोल रख दिया, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1/2 है, तो 1/2 रख दिया, इसको ऊपर ले गए तो फिर से कितना आ गया 4 आ गया। दोनों का देखिए मोलैलिटी सेम आ गई, दोनों कंसंट्रेशन सेम है, और जब कंसंट्रेशन सेम है इसका मतलब दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगा। इसको एक जनरल एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए चीनी, उसको पीजिए तो कुछ मीठा लगेगा, फिर आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच मिलाइए चीनी और फिर पीजिए तो फिर मीठा लगेगा। और लेकिन दोनों का जो मिठास है वो बराबर होगा। लेकिन मिठास वगैरह की बात कहाँ होती है, रियल लाइफ डेली लाइफ में, लेकिन केमिस्ट्री में मिठास खटास नहीं चलता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन पे बात होती है। तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, और जब कंसंट्रेशन बराबर है इट मीन्स क्या होगा, दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बराबर होगा। अब लोग चलते हैं धीरे धीरे, हम लोग ने बना लिया फॉर्मूला, लेकिन ये आई निकाले तो निकाले कैसे, अब आई पर बात करेंगे, मतलब बॉन्ड ऑफ गुणांक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको बात करते हैं। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3-4 कुछ क्वेश्चन है आपके वाइवा में पूछे सकते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बनाकर क्वेश्चन दे सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, पहले 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑफ गुणांक जो है वो 3 तरीके से निकलता है, इसको भी मैं मिटा ही दे रहा हूँ ये फॉर्मूला 3 तरह का आएगा। पहला जो आपका फॉर्मूला आएगा आई के लिए, बॉन्ड ऑफ गुणांक यानी आई से दिखाते हैं, इसका आपका 3 फॉर्मूला आएगा, 3 फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए। पहला क्या होगा, एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और डिवाइड बाई, यहाँ एब नॉर्मल था या एक्सपेरिमेंटल था, और बटे में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आई को निकाल सकते हैं ऐसे,
दूसरा क्या होगा वैल्यू आई के निकालने का? दूसरा आपका होगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और बटे में क्या होगा? एबनॉर्मल को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। इसमें से मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए C2H2O4 दे दिया और आपसे बोलेगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल जो मॉलिक्यूलर वेट हमारे कुछ दिया रहेगा और एक्सपेरिमेंटल यहाँ रख देंगे आप, और इसका नॉर्मल आराम से निकाल सकते हैं भाई। कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 24, यहाँ 24 रख दीजिए, प्लस H का 2 होता है 2 और O का 16 चौका 64, जोड़ लेंगे तो 64 2 66 और कितना जाएगा? 4 70 20 90 आ जाएगा, ये आएगा ना 90 आ गया। और एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा आपको, उसको यहाँ रख देंगे और इस 90 को यहाँ रख देंगे, डिवाइड देंगे तो आई वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा आई की वैल्यू तभी आएगा अगर 1 से अधिक आता है, क्या होगा अब आगे बताया जाएगा। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आया तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल रहा होगा, जो भी मॉलिक्यूल दिया रहा होगा, क्या होगा? डिसोसिएट होगा। पानी में जाने पर 2 प्रकार के अणु में टूट जाता है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो क्या होगा? पानी जाने में 2 प्रकार में टूट जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा? उसके लिए आई की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट में अगर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स डालते हैं, दोनों आपस में चिपक जाए, दोनों क्या जुड़ जाए, तो क्या होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस कौन सा होगा? प्रोसेस होगा एसोसिएशन का, और वहाँ पे क्या होगा? आई की वैल्यू 1 से कम रहेगी। और नॉर्मल केस में जैसे ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, जो कोवैलेंट कंपाउंड है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। इससे बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा जो निकालने का तरीका, जो फॉर्मूला है आई का। तीसरा क्या है? तीसरा आपका है जो फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और बटे में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला तीसरा हो जाएगा। इस पे कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए नमक को मॉलिक्यूल्स हैं, हमने 1 मोल नमक लिया और कितना ब्रेक हो जाएगा? पानी जाने पर 2 मोल हो जाएगा भाई। अगर NaCl की बात कर लें तो NaCl क्या होगा? ये वाटर में जाएगा तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स देगा ब्रेक होने पर। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 2 पार्टिकल हो जाएगा। 1 की बात करें और पहले था कितना? 1 था, तो डिवाइड देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये 2 आएगा, ये तो आपका क्या होगा? आई हो जाएगा। और वैसे ये फॉर्मूला आराम से देख कर लगा सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा हम ले लेते हैं सॉल्वेंट जो 100% डिसोसिएट हो, यानी कि ये तीनों फॉर्मूला किसके लिए? ऐसे सॉल्वेंट के, सॉरी ऐसे सॉल्वेंट के लिए, ऐसे विलेय पदार्थ के लिए जो 100% का और डिसोसिएट होता हो, तो आराम से देख के बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग CaCl2 का, तो वही जब इसको ब्रेक करेंगे तो Ca++ मिलेगा और 2Cl- मिलेगा, 3 आयन मिला, इसका मतलब आई की 3 इसके लिए आएगी। इस आराम से देख के बता सकते हैं। जैसे K4FeCN6 हुआ तो वहाँ पे कितना जाएगा? वहाँ आपको 5 आयन मिल जाएगा। तो इस तरह का आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा भी सॉल्वेंट, कोई ऐसा भी सॉल्यूट हो, कोई ऐसा विलेय पदार्थ हो जो 100% का डिसोसिएट ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला अलग थोड़ा होता है। तो क्या हो सकता है? जरा देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये पहले आप 3 फॉर्मूले जो अलग अलग है इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे मान लीजिए BaOH का होल थ्राइस है, इसको ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा? Ba++ मिलेगा, और क्या मिलेगा? और मिलेगा 3OH-। B को कुछ होल्ड बेस कर दे 2+ और 2OH- मिलेगा, ये मिलेगा आपको। जैसे कर दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा क्या होता है? अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा अल्फा के बारे में। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या हिंदी में कह सकते हैं आयनन या फिर वियोजन की मात्रा दिखाते हैं। किससे? अल्फा से दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो ये BaOH का है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए 0.4 है, 0.4 कर लीजिए, या 40% भी कर सकते हैं। बात है कि 0.4 का आने का मतलब 1 मोल में 0.4 मोल क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बाकी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आई को निकालना तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। तो क्या करेंगे भाई?
तो यहाँ हमको आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। हमने मान लिया कि यहाँ 1 मोल लिया था, कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.4 यहाँ 0.4 घट जाएगा। ठीक, तो जितना यहाँ घटेगा उतना ही तो यहाँ बनेगा ना, तो 0.4 यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 0.4 बनेगा, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा आपको। ठीक है, तो अब लगाइए फॉर्मूला, तो क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, अगर आई को निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 माइनस 0.4 प्लस ये दिस और देन 0.2 में 0.4 में 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.8 हो जाएगा। और बटे में डिसोसिएशन से पहले कितना लिया था, तो पहले तो एक ही मोल लिया था हमने ना, पहले क्या लिया था बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कितना लिया था, तो केवल 1 मोल लिया था, तो बटे में कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये और ये पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 0.8, तो 0.8 अपॉन में 1, इसका मतलब 1.8 आपका क्या जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप आई आराम से निकाल सकते हैं। अब ये हो गया, लेकिन अगर आपको निकालना रिलेशन निकालना हो अल्फा में और आई में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बॉन्ड ऑफ फैक्टर यानी बॉन्ड ऑफ गुणांक में अगर रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर इसको कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल था एक आपको बताने के लिए कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन किसमें अल्फा आई में। चलिए आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रिलेशन RELATION, रिलेशन बिटवीन किसमें अल्फा एंड आई, इसमें रिलेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, जरा देखिए मान लेते कोई मॉलिक्यूल्स हो, क्या हो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब हमको पता है कि कोई मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन करने पर ऐसे करने कुछ भी करने पर वो 2 आयन दे सकता है, 3 आयन दे सकता है, 4 आयन, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो 5-5 आयन भी दे सकते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कोई मॉलिक्यूल्स 2 आयन देगा, ब्रेक होने पर 3 आयन देगा। हम मानते हैं जनरल वे में कोई मॉलिक्यूल से इसको ब्रेक करने में कितने मिल रहा है, ये n आयंस देगा। मान लीजिए अगर ये ब्रेक करने पर n आयंस देगा तो हमको लगाना है इसका फॉर्मूला, रिलेशन निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या था, पहले क्या कर लेते हैं, और इसे और हमें मानना पड़ेगा आपको, इसमें मानना पड़ेगा लेट क्या करना पड़ेगा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि DOD मतलब माना गया है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा। अल्फा का मतलब हो सकता है भाई अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 में 40% ब्रेक हो जाए, 50% ब्रेक हो जाए। ठीक है, या फिर 0.1 0.2 पॉइंट दे सकता है, परसेंट दे सकता है, वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस मॉलिक्यूल्स का। और आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल्स जनरल में मान लिया कि NN देगा ब्रेक होने पर। अगर इसका हम 1 मोल की बात करेंगे और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दें, 1 में से अल्फा घट जाएगा। अगर 1 में से अल्फा घटेगा तो जितना यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना यहाँ बढ़ता भी है, तो यहाँ अल्फा बढ़ जाएगा। लेकिन कितने आयन है, 1 आयन रहता तो अल्फा बढ़ता है, लेकिन यहाँ n आयन है तो कितना पड़ेगा, n अल्फा पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आई निकाले तो आई क्या होता है, आई का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और अपॉन में क्या था, अपॉन में था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन था। ठीक है, अच्छा आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, तो ये आपका है तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा था। और बिफोर में कितना था, जब डिसोसिएशन नहीं लेगा तो उसमें तो एक ही मॉलिक्यूल लिए थे भाई ना, एक ही मोल लिए थे, तो यहाँ बटे में कर देंगे और यहाँ पे आई। अब देखिए -1 यहाँ जाएगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको अच्छे से, सॉल्व कर लेते हैं। तो आई आएंगे दूसरी तरफ और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर भेज दीजिए, तो आई -1 इक्वल क्या बचेगा, ये माइनस अल्फा है और ये प्लस n अल्फा, प्लस को पहले देते हैं तो n अल्फा पहले हो गया और बाद में माइनस अल्फा हो गया। अब देखिए अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, तो अल्फा क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा n-1 बचेगा और यहाँ क्या हुआ, यहाँ का i-1 हुआ। इस चीज़ को बटे में दीजिए तो क्या जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्फा बराबर मिल जाएगा i-1
बटे में n-1। ये आपका रिलेशन है किसमें, आई और अल्फा में। बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन कि आई और अल्फा में रिलेशन बताइए, या आपके जो 30 नंबर का वाइवा होता है वहाँ भी पूछ सकते हैं कि बताइए आई और अल्फा में क्या रिलेशन आता है। ये फाइनल जो है आपका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बच्चों एक बार वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो कई बार देख सकते हैं, और वीडियो को जो अंत तक देखेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगली क्लास में।